हेलो नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा आज लास्ट वीडियो रहेगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। 3 वीडियो पहले हो चुके हैं, 2 वीडियो पहले हो चुके हैं, ये आपका 3rd वीडियो है। फंडामेंटल राइट्स चूंकि काफी बड़ा चैप्टर है और उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो काफी बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक ने स्पेशल 3-4 वीडियो इस पे बन गई है। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों ने ये ध्यान से वीडियो आपने देखी है तो आप इतना मान के चलिए कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप 101% आप उसको करेक्ट कर जाओगे, क्योंकि जितने भी ये सारे क्वेश्चन है ये कोई फैक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपने पढ़ा है ढंग से, तो ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पूरा मूल अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा और कुछ एक पार्ट हम लोग इसमें डीपीएसपी के भी स्टार्ट कर देंगे, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई प्राइवेट व्यक्ति है, दोनों को ही आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो पुलिस को उसे सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, उसको आप बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। ठीक है, इस रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, वरना पुलिस अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाए और किसी व्यक्ति को जेल में पकड़कर डाल दे और किसी व्यक्ति को नजरबंद कर दे कई सालों तक, तो ऐसे तो उस व्यक्ति की फ्रीडम का हनन होगा ना। तो इसलिए ये रिट जरूरी और इसको महानतम रक्षक माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा सी। दोनों आपकी स्टेटमेंट जो है राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ रिट दी गई है और कुछ परिस्थितियां दी गई है। अब हमें देखना है कि ये किससे मैच खाती है। ठीक है, तो देखिए उत्प्रेषण के बारे में अगर हम लोग बात करें, उत्प्रेषण जो रिट होती है वो तब निकाली जाती है जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट से नीचे के किसी न्यायालय ने जब अपना निर्णय दे दिया हो, तब वो उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। प्रतिषेध, जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय नहीं दिया हो। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है भाई, आपने लिखा हुआ देखा भी होगा बहुत सारी जगह कि यहाँ पर प्रवेश आपका प्रतिषेध है ना, प्रतिबंध है। प्रतिषेध का मतलब अभी वो काम हुआ नहीं है, पहले ही उसको रोक दिया गया। ठीक है, तो तीसरा, परमादेश का क्या मतलब होता है? परमादेश का मतलब होता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो जुडिशरी उसको आदेश दे सकती है कि भाई आपकी ये कार्यभार है, आपको सौंपा गया था, आप इसको क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया परमादेश। और अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोक पद को ग्रहण करता है, मतलब उस व्यक्ति की वो अथॉरिटी नहीं है, वो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, पर फिर भी वो उसमें क्या है, अपनी पैर फंसाता, उंगली फंसाता और उसमें कार्य को करने की कोशिश करता है अपने भले के लिए, लालच के लिए, जिसका भी रीजन समझ सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आपकी बी इज द राइट आंसर। 2, 1, 4, 3। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा डिटेल में दिया गया है, आराम से समझिएगा। उत्प्रेषण, इसे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे दिया हो। ठीक है, उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता था, हाई कोर्ट या इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उसके अंतर्गत वो मामला नहीं आता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसके ऊपर डिसीजन दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण के अंतर्गत रिट लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक निकाय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले को अपने पास रखा हुआ है, परंतु अभी तक अंतिम निर्णय नहीं दिया। मतलब मामले को अपने पास पेंडिंग रखा हुआ है बट अभी निर्णय नहीं दिया है। परमादेश, मैंडेमस क्या होता है? न्यायालय द्वारा यह रिट सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाती है यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। मान लो कोई स्टूडेंट है और सामाजिक कल्याण मिनिस्ट्री के अंतर्गत उसकी जो स्कॉलरशिप है ना, वो फंसी हुई है और वो जो अधिकारी है उसकी स्कॉलरशिप को नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा क्या कर सकता है? वो रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि भाई आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं
कर रहे हो और इस बच्चे की जो स्कॉलरशिप आप उसको प्रोवाइड कराइए। ठीक है। अधिकार परीक्षा मतलब कि आपकी नियुक्ति का अधिकार क्या है ना, आपने जो ये पद ग्रहण किया है आप इसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं भी हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिफिकेशन है या नहीं। ठीक है। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के संबंध में रिट निकालने की शक्ति है। बिल्कुल सही। देखिए हाईकोर्ट की जो पावर है ना वो रिट के मामले में ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जो आपकी 5 रिट है उनसे संबंधित ही मामले सुन सकता है, लेकिन हाईकोर्ट को इन 5 के अलावा और भी जितने मामले हैं उनके अंतर्गत भी मामले सुन सकता है हाईकोर्ट। तो आर्टिकल 32 में केवल सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों से संबंधित रिट सुनने को मिलती है। ठीक है। सेकंड, भारत के उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट निकालने की शक्ति है। ये सही है। थर्ड वन, सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट निकालने का अधिकार दे सकता है। ये भी आपका सही है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो चाहे तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशरी है उसको भी ये पावर दे सकता है कि वो भी रिट जारी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जारी की जाने वाली रिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए नहीं है के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। प्रतिषेध का मतलब क्या है? ऑर्डर दिया नहीं है, उसको पहले ही रोक लिया गया। बिल्कुल। सेकंड, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये भी सही है। थर्ड वन, परमादेश रिट सार्वजनिक अधिकारों एवं निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नहीं, सरकार किसी निजी व्यक्ति को यह आदेश नहीं दे सकती कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, है ना। नहीं, ये तो फिर क्या हो जाएगा? डिक्टेटरशिप हो जाएगी। अगर सरकार किसी निजी व्यक्ति को, पर्सनल को ये कहने लग जाए कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके ऊपर ही ये रिट जारी होती है। फोर्थ, उत्प्रेषण रिट विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ये भी आपकी सही है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा कि हम आदेश देते हैं, है ना, इस कार्य को करने का हम आदेश देते हैं, तो इसको आप कीजिए। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता? मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश नहीं दे सकता इस मामले में? देखिए, पहला, भारत के राष्ट्रपति को। बिल्कुल सही है, नहीं दे सकता, केवल सलाह दे सकता है बट आदेश नहीं दे सकता। और सलाह मानने के लिए भी राष्ट्रपति अनिवार्य नहीं है, बाध्य नहीं है, उसकी मर्जी है मानने या ना मानने। सेकंड, राज्यों के राज्यपाल। ये भी सही है आपका। थर्ड वन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है। ये भी सही है। तो तीनों के मामले में परमादेश को जारी नहीं किया जा सकता, तो आंसर शुड बी डी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 को प्रभावी बनाता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 35 संसद एवं राज्य के विधानमंडलों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम को रोकने के लिए विधि बना सकते हैं। नहीं, देखिए मैंने पहले ही बताया था, मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? केवल और केवल आपकी संसद के पास है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए। ऑप्शन शुड बी ए। ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 केवल संसद को यह शक्ति देता है कि वह उपर्युक्त के संबंध में विधि बनाए, केवल संसद को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के निषेध का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 23 से संबंध नहीं रखता? अच्छा, नहीं रखता है। खैर फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, यूपीएससी नहीं भी पूछे, बट एक बार देख लो। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, ये है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये भी है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 और बंदित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 90। तो सी इसका, आई थिंक इसका राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध से नहीं है। इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। ठीक है।
तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव के साथ दुर्व्यापार और बलात्सरम ये क्या है? अपराध है। और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि भाई बच्चों को कारखानों में कार्य करवाना आपका अपराध है। तो इसमें हमारे जो डी ऑप्शन में बात की गई थी वो थी, देखिए, बाल श्रम के बारे में, बाल श्रम के बारे में बात की गई थी। अब इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता, देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे सोल्व होते, मान लो कुछ भी नहीं आता है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल याद है ना, आर्टिकल याद है, आर्टिकल 23, तो वो आपका मानव दुर्व्यापार और बलात्सरम, बलात्सरम का मतलब जबरदस्ती किया करवाया गया कोई कार्य, तो वो उससे रिलेट करता है। तो आर्टिकल 24 सीधा हमें पता है कि ये बच्चों से जो परिश्रमिक करवाते हैं उसको बैन करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम कराने के लिए नियोजन पर रोक है। यह रोक किसके द्वारा लगाई गई है? ये तो खैर आसान सा क्वेश्चन है, दोनों भारत का संविधान भी ये प्रावधान करता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन दिए हैं जिसमें ये कहा गया कि आप 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करा सकते। तो देन आंसर विल बी सी, 1 और 2। ठीक है, देखिए ये इसमें कुछ केसेस भी दे रखे हैं। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी बाल श्रम को निषेध किया गया है। भारतीय संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत इस संबंध में कुछ कानून बनाए हैं, जैसे बाल नियोजन अधिनियम, बालक श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, शिशु अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है ना? कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने के रूप में, किससे रिलेट करता है ये? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। पहला तो विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। विभेद के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई किसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब जो है वो अपना केस लड़ सकते हैं, ये भी सही है। थर्ड वन, अनटचेबिलिटी का अंत, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए इसका कोई संबंध नहीं है। अलग अनुसूचित जाति, एससी और एसटी का से रिलेटेड में जो आपका अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 दिया गया है, ये इससे रिलेट नहीं करता है, बाकी तीनों से करता है। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, क्योंकि 1989 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावी नहीं बनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के मामले में भारत के संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया। सेकंड, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है, ये गलत हो जाएगा। भाई जब संविधान में ही उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया तो किसी कानून में उसको क्या एक्सप्लेन किया गया होगा? ऑब्वियस सी बात है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति देता है कि वह इस अपराध के लिए विधि बना सकता है। ठीक है, तो आंसर की अगर हम लोग बात करें तो आंसर शुड बी ए। क्यों तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो आर्टिकल 35 है ना, जो आर्टिकल 35 है संविधान का, जो आर्टिकल 35 आपका, वह संसद को यह शक्ति देता है कि वह अनटचेबिलिटी के अंत के लिए कोई भी विधि या नियम बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं होते हैं? हम लोगों ने बस पहली बार पढ़ चुके हम लोग आर्टिकल जो आपका 20 और 21 है, बस ये याद रखना है। 21 कौन सा आपका? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और आर्टिकल 20 कौन सा आपका? अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी में संरक्षण। देखिए ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल ये कहता है कि मान लो कोई आदमी ने, किसी ने अपराध किया, मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया, तो उस अपराध के समय जो भी कानून के अंतर्गत जो भी सजा बनती है उस व्यक्ति को केवल वही सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मान लो एक व्यक्ति ने 2010 में कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए उस टाइम पर सजा थी उम्र कैद की, और 2020 में उसी अपराध के लिए सजा हो जाती है फांसी, तो इस 2010 वाले को भी उम्र कैद से बदलकर फांसी में दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने जिस टाइम पर जो अपराध किया और उसकी जिस टाइम पर जो सजा है वही उसको मिलेगी। और दूसरा, किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है
और वो दोष सिद्ध नहीं हो पाता है तो तब तक उसको क्या माना जाएगा, उसको अनगिल्टी माना जाएगा, उसको पाक साफ माना जाएगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्म साबित नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 5, 3 और 5, सी इज द राइट आंसर। बस हमें और कुछ देखना ही नहीं है, हमें केवल ये पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो आपका आर्टिकल 20 है और जो आपका आर्टिकल 21 है वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। बस भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ठीक है, दावा नहीं कर सकता। अच्छा, ये वही क्वेश्चन आ गया, देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए है। अब आप इनमें से उठा के देख लो कौन सा जो आर्टिकल है वो इनमें से रिलेट करता है। जैसे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल क्या है आपका, ये आर्टिकल 19 ही है, इसको लेकर दावा नहीं कर सकता। विधि के समक्ष क्षमता, यह आर्टिकल 14 इसका कर सकता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये आपका आर्टिकल 21 है, इसकी कर सकता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका कर सकता है। तो कौन सा नहीं कर सकता, 15, 16, 19, 29, 30। बस दिमाग में बिठा लो आप इसको बार बार। भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन से अधिकार गैर नागरिकों को प्रदान नहीं किए गए हैं, है ना, वही 15, 16, 19, 29, 30 देख लो। 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने का अधिकार, ये भी। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। कौन से गैर नागरिकों को प्रदान नहीं किए गए हैं, है ना, नहीं किए गए हैं, तो आपका 1 और 2, 3, तो इसमें तो आई थिंक इसके आंसर तो सारे ही होंगे। ठीक है, तो डी, गैर नागरिकों को ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था ये भी आर्टिकल 19 में ही था, इसको बाद में आर्टिकल 300 के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक, और भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है ये आपका 15 में आता है, तो ये भी आपका उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल सिटीजन को प्राप्त है, जो इंडियन सिटीजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिबूध करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखना है। चलिए, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल सही बात। यह धर्म एवं पूर्त चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता देता है, ये भी सही है। यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, ये भी सही है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निवारण करे, ये गलत है। राज्य ऐसा कानून बना सकता है। अब ये देखिए, ये अधिकार जो है वो लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में हुआ था कि एक कम्युनिटी विशेष को ये बोल दिया गया था कि आप खुले में आपकी जो प्रार्थना वगैरह होती है, जो भी आप नमाज है वो आप नहीं कर सकते, है ना, ऐसा ऑर्डर आया था। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक जो ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने में प्रशासन के सामने चुनौतियां खड़ी होती हैं, इसलिए उसके ऊपर रोक लगा दी गई। आपको अगर करना है तो एक स्पेसिफिक जगह है, आप वहां जाइए, आराम से कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो सरकार क्या कर सकती है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के कारण इस प्रकार जो मूल अधिकार है, चाहे वो धर्म के हों, चाहे वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार दिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, आर्टिकल 21, यह अधिकार नागरिकों और अन्य नागरिकों को उपलब्ध है, बिल्कुल सही। इसमें स्वेच्छाकारी कार्यपालिका और विधायिक कार्यवाही से संरक्षण का समावेश है, ठीक है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है, ये भी सही है आपका। अगर 1 और 3 सही हो जाता है तो आपका 2 भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है, ये भी सही है आपका। भाई आपको अगर उम्र कैद होगी, आपको अगर फांसी होती है, क्योंकि आपके प्राणों की बात है, आपके जीवन की बात है, तो वो किस तरीके से हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जज के मन में आए और बोल दिया कि भाई अब इसको फांसी पे लटका दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और जो नेशनल इमरजेंसी है
तो नेशनल इमरजेंसी में भी ना तो इन्हें सीमित किया जा सकता और ना ही इन्हें समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारत के संविधान के भाग 4 में, ये यहां से आपके डीपीएसपी जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से 51 तक इसका प्रावधान किया गया था। मैंने आपसे बार बार बोला, जहां भी कोई फैक्ट आ जाए यूपीएससी के क्वेश्चन में तो आपके दिमाग में डाउट की जो घंटी है वो बजनी चाहिए। हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स है। अब ये कह रहे हैं कि 35 से 51 तक आपके डीपीएसपी है, तो कैसे हो जाएगा सर? तो इसका आंसर होगा 36 से 51। 35 गलत है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये गलत है, मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल है क्यों नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल और केवल 2 इज द राइट आंसर। ठीक, तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में 36 से 51 में कहा गया, ना कि 35 से 21 में। और दूसरी बात, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, आप उनका अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, और इनकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यह संविधान निर्माता ने इसे आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य पर विचार कीजिए। पहला, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। सेकंड, राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, नहीं। राजनीतिक प्रजा जो तंत्र है वो आपका मूल अधिकारों के अंतर्गत उसका प्रयास किया गया है। जो डीपीएसपी उसमें केवल आपका सोशल डेमोक्रेटिक और आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक इनकी बात की गई, तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्यों में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ठीक है, मतलब एक वेलफेयर स्टेट की घोषणा करता है ना। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो राज्य को यह आदेश देता है कि भाई आपका जो उद्देश्य है ना वो अपने नागरिकों के जीवन को अच्छी तरीके से चलाना है, उनका कल्याण करना है। तो ये बातें किसमें कही गई है? ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मूल भावना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। देखिए, प्रस्तावना में भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संबंधी विचार पाया जाता है, किंतु प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कोई एक विकल्प चुनना है तो सही उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की जो भावना वो किसके अंतर्गत है। उसने उत्तर दिया था प्रस्तावना भी, और उन्होंने आंसर में दिया था डीपीएसपी भी। आपको ऑप्शन दोनों मिले थे, तो इसका राइट आंसर होगा तो आपका डीपीएसपी आपको ज्यादा जाना है। ठीक है, अगर ऑप्शन 1 और 2 दोनों दे रखे हैं तो दोनों पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये उसके अनुच्छेद दे रखे हैं। तो देखिए, राज्य प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। राज्य लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह सिद्धांत देश के शासन के लिए मूलभूत है। इसकी अगर हम लोग बात करें, देखिए फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे ए आएगा। ए इज द राइट आंसर। ए का आपका 4 हो जाएगा, ए का 4 आर्टिकल 38। बी का आपका ए हो जाएगा आर्टिकल 36। तो 36 से तो स्टार्ट ही होते हैं। तो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में, जो मूल अधिकारों में राज्य की परिभाषा दी गई है। डीपीएसपी भी वही राज्यों की परिभाषा को मानती है। ठीक है। सी, राज्य लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। तो ये आर्टिकल आपका 38 में। और डी, यह सिद्धांत देश के शासन के लिए मूलभूत है। ये आपका आर्टिकल 32, ये आपका आर्टिकल 37 में आएगा। तो देखिए, अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है कि संविधान के अंतर्गत कौन से ऐसे सिद्धांत है जो देश के शासन के लिए मूलभूत है। तो आपको आंसर आपको लगेगा कि भाई मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक जो अधिकार है ना वो व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को मजबूत करता, व्यक्ति के लिए ही वो इंपॉर्टेंट है।
उसमें राज्य के ऊपर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन शासन एट द एंड में तो राज्य को ही चलाना है, सरकार को चलाना है। तो सरकार के लिए भी तो कोई गाइडलाइन होनी चाहिए ना, एक कोई परिपाटी होनी चाहिए जिसके आधार पर राज्य अपना शासन चलाएगा। तो ऐसे जो सिद्धांत है वो आपके हैं डीपीएसपी, ठीक है, जिनको आधार बांधकर राज्य अपना शासन चलाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षा करना, बिल्कुल आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये भी आपका आर्टिकल 40 में ये बात कही गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी कही गई है। और सभी कर्मकारों के लिए अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन से जो सिद्धांत है वो गांधीवादी सिद्धांत है? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से जो सिद्धांत है वो गांधीवादी। तो देखिए, पहला तो है नहीं, गांधी ने कभी भी समान सिविल संहिता की कोई भी बात नहीं कही है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, गांधी जी गांव को लेकर बड़े कंसर्न में रहते थे, उनको ये लगता था कि भारत की जो आत्मा वो गांव में बसती है। अगर आप गांव का संगठन मजबूत कर दोगे तो नेशनल लेवल पर देश ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो ग्राम पंचायतों के विषय में उन्होंने बात की, तो 2 आपका राइट है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए, गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, चरखा चलाते थे। हस्त जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए वो हमेशा बात करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो इंडस्ट्री है, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आप चाहकर भी इतना रोजगार जनरेट नहीं कर पाओगे। एट द एंड में आपको लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना ही पड़ेगा, और स्वरोजगार का सबसे बेस्ट जो तरीका होगा वो आपका हस्त उद्योग होगा, क्योंकि जो जनसंख्या है वो आज भी काफी कम पढ़ी लिखी है, काफी कम स्किलफुल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 ये गांधी जी के विचार थे और गांधीवादी सिद्धांत थे। ठीक है, तो देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार भौतिक सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांतों की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम पंचायतों को गठन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, अनुसूचित जाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा का जो औषधियों का जो प्रतिबंध था, गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। ये क्या था? ये गांधी जी के कुछ विचार थे। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। देखिए, शराब पीने से गांधी जी ने मना किया, शुद्ध वैष्णव थे तो पशुओं की बलि के बारे में तो बिल्कुल ही वो एग्री नहीं होंगे। तीसरा, एजुकेशन को लेकर काफी फोकस थे कि भी एजुकेशन देनी चाहिए। चौथा, मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो जितने भी काम होने चाहिए वो सहकारिता की भावना से होने चाहिए, उसमें लालच नहीं होना चाहिए, सभी लोगों का समान प्रॉफिट उसमें होना चाहिए। ग्राम पंचायतों से रिलेटेड बात होनी चाहिए और कुटीर उद्योगों से। हो गया ना आपको याद? इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, रटना नहीं है। देखो, रटोगे फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे, ऐसा एग्जाम पास नहीं होगा। आपको कुछ कॉन्सेप्ट खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको गांधी जी के सिद्धांत याद करने हैं, आप सिंपल दिमाग में लेके चलो, भाई गांधी की छवि बनाओ दिमाग में। अब देखो, ना तो वो शराब पीते थे, वैष्णव थे, मांस वगैरह नहीं खाते थे। तीसरा, हाथ का अपना चरखा चलाते थे, हस्त उद्योग को बढ़ावा देते थे, पंचायतों में बिलीव करते थे, सहकारिता का उद्देश्य था उनका। शिक्षा, चाहे दुर्बल वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सभी की शिक्षा की बात करते थे। तो ये आपको याद हो जाएंगे, 6-7 हैं, बस कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इस सीरीज को हम लोग लगातार आगे रखेंगे, कंटिन्यू बना के रखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको आगे फैलाइए, ताकि और लोग भी जुड़े, और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। और एग्जाम में आप देखिएगा, घुमा फिरा के इन्हीं चीजों से क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं ये 100% कहूंगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इनसे बाहर भी नहीं आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनता है, फैक्ट से क्वेश्चन नहीं बनते। फैक्ट से अगर आप याद करके जाओगे तो कितने फैक्ट याद कर लोगे? आप 1000 फैक्ट याद कर लोगे, 2000 फैक्ट याद कर लोगे। लेकिन अगर आपने मतलब 2 से 4 कॉन्सेप्ट याद कर लिए ना, तो ऑटोमेटिकली आप 1000 से 2000 जो फैक्ट है आप उसके अंतर्गत अपने आप उसमें शामिल कर लोगे। ये होती है कॉन्सेप्ट की पावर।
ठीक है। और अगर यूपीएससी को क्लियर करना तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा, फैक्ट को आप रहने दो। फैक्ट जो है वो वनडे एग्जाम के लिए होते हैं, यूपीएससी वनडे एग्जाम नहीं है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई T20 है कि आए और ताबड़तोड़ बैटिंग करके चले गए। ये टेस्ट है सर, यहां पर आपको आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, गेंद को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर शॉट लगाने पड़ेंगे, तब आप सेंचुरी तक पहुंच पाओगे। इन द सेंस आप सक्सेस प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।